Yes, recording has been started. So start करते हैं. Consider 3 CPU intensive processes which require 10, 20 and 30 time units and arrive at times 0, 2 and 6 respectively. How many context switches are needed if the operating system implements shortest remaining time first scheduling algorithm? Do not count the context switches at time 0 and at end. तो इसके लिए हमारे पास क्या है डेटा गिवन? P0, P1, P2 अराइवल टाइम है इनका 0, 2, 6 और बर्स्ट टाइम गिवन है हमारे पास 10, 20 एंड 30. क्लियर? तो ये हमारे पास गिवन है. तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वैसे है, तो इसको शेड्यूल कैसे करेंगे? गैंट चार्ट कैसे होगा इसका? पहले 0 से 10 तक P0, 10 से 30 तक P1 एंड 30 से 60 तक P2. तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने हो गए? कॉन्टेक्ट स्विचेस है जब प्रोसेस एक से दूसरा चेंज होगा. डू नॉट काउंट द कॉन्टेक्ट स्विचेस एट टाइम 0. मतलब इसको कॉन्टेक्ट स्विच नहीं इन्होंने कहा मानने को. तो एक तो ये हो गया कॉन्टेक्ट स्विच, दूसरा ये हो गया कॉन्टेक्ट स्विच. तो आंसर क्या आएगा? 2. टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस विल बी 2. हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? एनी डाउट? ये 2 कैसे आया? ये तो काफी सिंपल था. सो इसमें तो कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट है अब हमारे पास यहां पर अब दिया हुआ है कंसीडर द 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 एज शोन इन द टेबल. तो यहाँ पर उनका टाइम दिया हुआ है. द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ द 3 प्रोसेसेस अंडर पॉलिसीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड राउंड रॉबिन विद CPU क्वांटम ऑफ 2 टाइम यूनिट्स. हाँ जी, कंप्लीशन ऑर्डर आप लोगों ने बताना है. 5 मिनट्स हैं आपके पास, आप इसको सॉल्व करो. पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सॉल्व करो, सेकंड राउंड रॉबिन के साथ इसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो दोनों के साथ. 5 मिनट्स हैं आपके पास, सॉल्व करो. सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए. तो पहले आया P1, 0 से 5 टाइम यूनिट्स तक P1 चलेगा. फिर P2 5 से 12 तक P2 चलेगा. देन P3 फ्रॉम 12 टू 16 P3 चलेगा. तो कंप्लीशन ऑर्डर इसका या एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा? फर्स्ट कम फर्स्ट टू सर्व में P1, P2, P3, जो कि हमारा भी वही आया है. सेकंड है अब हमारे पास राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद
क्वांटम ऑफ 2 टाइम यूनिट्स। तो राउंड रॉबिन है तो आप रेडी क्यू भी बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ रेडी क्यू, यहाँ गैंट चार्ट। तो एट टाइम यूनिट 0 P1 आपके पास सिस्टम में था, ठीक है। तो 0 से 2 तक P1 चलेगा। तो एट टाइम यूनिट 1 P2 सिस्टम में रेडी क्यू में आया। तो अगेन यहाँ 2 पे P1 रेडी क्यू में जाएगा और 3 पे P3 आ गया। देन 2 से 4 तक P2 होगा। तो यहाँ पे जो टाइम यूनिट्स रिक्वायर्ड था, यहाँ पे कितना रह गया 3, यहाँ पे कितना रह गया 5। देन अगेन P1, 4 से 6 P1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 6 P1 आया, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रह गया 1। नेक्स्ट 6 से 8 P3, 6 से 8 P3, तो रिमेनिंग कितना रह गया 2। देन 8 से 10 P2, 8 से 10 P2 गया यहाँ, फिर P2 यहाँ आ गया और रिमेनिंग कितना रह गया 3। अब 10 से 11 P1, तो P1 तो टर्मिनेट हो गया। सेकेंड उसके बाद आ गया P1 यहाँ से टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट 11 से 13 P3, P3 भी यहाँ पे पूरा टर्मिनेट हो गया। देन 13 से 15 P2, एंड 15 से 16 अगेन P2। तो यही बचा था 3 यूनिट्स के लिए, तो ये ओवर होगा। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या बना, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ P1, फिर P3 एंड देन P2। तो ऑर्डर क्या बना P1, P3 एंड P2, जो कि राइट आंसर है। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो चैट में लिख सकता है। एनी डाउट? तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आया। नेक्स्ट अभी करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। हाँ जी, शॉर्ट एसआरटी में स्टारवेशन क्यों आ सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो लार्जेस्ट जिसका टाइम ज्यादा है वो बेचारा प्रोसेस वेट ही करता जाए, और जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेसेस आ रहे हैं उनका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो वो हमेशा शेड्यूल होते जाएंगे, और जो जिसका टाइम लार्जेस्ट है वो वेट करता जाएगा। सेकेंड, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। यस, ये तो कर ही सकती है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से भी स्टारवेशन होती है। जैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, प्रायोरिटी बेस वाला प्रीएम्प्टिव में भी आपकी स्टारवेशन हो सकती है। राउंड रॉबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। हाँ जी, ये तो यही राउंड रॉबिन का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में P2 की बारी कब आएगी, एट टाइम यूनिट 10। लेकिन राउंड रॉबिन में अगर आपके पास क्वांटम टाइम 2 यूनिट्स का है तो कितनी देर बाद आएगी बारी, पहले 0 से 2 तक P1, 2 से 4 तक P2 एंड 4 से 6 तक P3 एंड देन सो ऑन। तो मतलब यहाँ रिस्पॉन्स टाइम P2 का क्या होगा 2, P3 का क्या होगा 4। लेकिन अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बनाते तो रिस्पॉन्स टाइम कितना आता, P2 का 10 आना था।
ठीक है, और इसका कितना आना था 30, तो उसमें तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा हो जाना था, तो इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से राउंड रॉबिन में हमेशा आपका रिस्पॉन्स टाइम बेटर आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? सो अब नेक्स्ट है, ये देखो, ये क्वेश्चन दिखने में काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसको आप आराम से पहले स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ो और फिर आराम से इसको अटेम्प्ट करना। 5 मिनट्स है आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। पहले आराम से पढ़ो स्टेटमेंट्स को, फिर इसको अटेम्प्ट करो। लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूं। यस, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। ये तो क्लियर है ना? मान लो आपके पास ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। और ये आगे चलते जाएंगे और यहाँ पे बर्स्ट टाइम है, मान लो इसका 5 है और ये आगे भी सारे सिंगल डिजिट में है, तो इस प्रोसेस P2 की तो कभी शेड्यूलिंग की बारी नहीं आएगी। क्यों? इसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, कि जो कि रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? स्टार्व करता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। एग्जीक्यूशन पूरा ना हो उसको कभी एग्जीक्यूशन मिले ही ना। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? आप हम कहते हैं कि स्टार्व कर रहा है, तो मतलब वो कोई भी बंदा स्टार्व कर रहा है, वो काफी देर से हंग्री है। ठीक है, तो इसके प्रोसेस किस लिए होगा? उसको प्रोसेसर नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी भी। तो वो काफी देर से रेडी क्यू में पड़ा है, तो वो उसको प्रोसेसर नहीं मिल रहा। स्टारवेशन का मतलब ये है। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन में कॉज है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम क्या है? प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम है, तो इसमें तो स्टारवेशन हो ही रही है। और इसके अलावा और कौन सी स्टारवेशन की एग्जांपल है? प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी एल्गोरिदम, उसमें भी स्टारवेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो वो हो गया। थर्ड है आपका राउंड रॉबिन, तो आपका हमेशा मैंने अभी बताया कि रिस्पॉन्स टाइम में बेटर होता ही है। अब इस क्वेश्चन को करो। यस, इसको चाहे 10 मिनट्स ले लो, लेकिन इस क्वेश्चन को आराम से पूरी स्टेटमेंट पढ़ के इसको करो, अटेम्प्ट करो। देखो,
स्टेटमेंट ही इतनी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। 3 processes A, B and C each execute a loop of 100 iterations। मतलब ये लूप चलेगा 100 बार। ठीक है, अब इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या निकलता है वो आगे की बात है। इन ईच आइट्रेशन, लूप की हर आइट्रेशन में a process performs a single computation that requires TC CPU milliseconds। हर प्रोसेस ने पहले TC टाइम कंप्यूटेशन करना है एंड देन इनिशिएट्स अ सिंगल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन that lasts for TIO milliseconds। पहले ये पूरी होगी कंप्यूटेशन, देन इनपुट आउटपुट उसका होगा। It is assumed that computer where the process execute has sufficient number of input output devices। sufficient number of input output devices है मतलब parallel चल सकती हैं input output execution, and the OS of the computer assigns different input output devices to each process। Also the scheduling overhead of the OS is negligible। ये तो सारी वैसी अभी तक कहानी दी हुई थी। The process have the following characteristics। ठीक है, ये दिया हुआ है। अराइवल टाइम क्या है? A का 0, B का 5 और C का 10। टाइम शेयरिंग सिस्टम में है जिसमें आपके पास टाइम क्वांटम है 50 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? द टाइम इन मिली सेकेंड्स एट विच प्रोसेस सी वुड कंप्लीट इट्स फर्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, हम इसको देखते हैं। सी के लिए हमने करना है तो मैं सीधा गैंट चार्ट ही बना रहा हूं, इसमें रेडी क्यू की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ऑर्डर में ही है। 0 से 50 तक, फर्स्ट आइटरेशन में 0 से 50 तक ए चलेगा, 50 से 100 तक बी चलेगा, 100 से 150 तक सी चलेगा। तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 50, इसका 300, इसका 150। क्लियर? देन 150 से 200 अगेन ए, 200 से 250 बी, और सी 250 से 300। तो ये कितना रह गया? 100। फिर बी चलेगा 350 तक, सी चलेगा 400 तक। तो ये कितना रह गया? 200, और ये कितना रह गया? 50। 450 तक बी चलेगा, सो रिमेनिंग टाइम विल बी 150, और 500 तक सी चलेगा, और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इसको 500 पर तो ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और इसका टीसी अब यहां पे लिखा हुआ है a process performs a single computation that requires TC CPU milliseconds। अब इसने वो तो पूरा कर लिया, and then initiates a single input output operation that lasts for TIO milliseconds। अब इसको और इनपुट आउटपुट अब स्टार्ट करनी है, वो कितना टाइम लगेगा?
500 से यहाँ 500 पे तो ये खत्म हुआ, अगर इनपुट आउटपुट की मैंने क्यूब बनाई तो 500 से 1000 तक ये इनपुट आउटपुट में बिताएगा। तो आंसर टोटल सी की एग्जीक्यूशन को कितना टाइम लगा? 1000 मिली सेकेंड्स। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। शेड्यूलिंग ओवरहेड क्या होता है कि मान लो कि शेड्यूलर के पास पहुंचने को कितना टाइम लगा और कितना टाइम लगा। हम यहाँ पर आइडल सिनेरियो लेते हैं, तो अगर दिया होगा शेड्यूलिंग ओवरहेड तो ऐड करना होगा। गैंट चार्ट में दिखा देता हूं। टीसी एंड टीआईओ क्या है? टीसी तो है कंप्यूटेशन टाइम, टीआईओ क्या है? इनपुट आउटपुट का टाइम। ये आगे बी के लिए तो और भी एक्सटेंड करना था, लेकिन बी की आगे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये 650 तक बी ने एग्जीक्यूट होना था, 500 से 650 तक बी ने एग्जीक्यूट होना था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा किसका है? सी का। देखो इन्होंने फर्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का पूछा है, भी कब खत्म होगी? 1000, क्योंकि इसकी कितनी आइटरेशंस थी? 100। तो हमें तो इसने फर्स्ट आइटरेशन में ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। Yes, any other doubt? Yes, yes अर्पित, ए इनपुट आउटपुट के लिए गया आफ्टर 200। तो अगर ए का इसने कंप्लीशन टाइम पूछा होता कि कब होता, तो वो 700 आना था। ए कब एग्जीक्यूट होता? 700। एल्गो कौन सा चला? राउंड रॉबिन भाई लिखा हुआ है। शेड्यूलिंग ओवरहेड, देखो शेड्यूलिंग ओवरहेड का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टाइम लगना। अब शेड्यूलिंग के लिए अगर आपको इस क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि एक प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए 0.001 सेकेंड्स लगा, तो उसको हम एक्स्ट्रा मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्लियर कट बोल दिया कि उसमें शेड्यूलिंग ओवरहेड को हम इग्नोर कर रहे हैं। देखो सी को 500, देखो क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ना, क्वेश्चन में इन्होंने पहले लिखा है कि अ प्रोसेस परफॉर्म्स अ सिंगल कंप्यूटेशन दैट रिक्वायर्स टीसी CPU milliseconds and then initiates a single input output operation that lasts for TIO milliseconds। तो एक प्रोसेस को एक आइटरेशन में कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? पहले तो TC फिर TIO, जितना भी उसको टाइम लगा। तो एट प्रोसेस C 500 पे इसका TC खत्म, मतलब कंप्यूटेशन टाइम खत्म हुआ, और उसके बाद 500 मिली सेकेंड इसको एग्जीक्यूट, वो इनपुट आउटपुट के लिए लगे। क्लियर? ए के लिए भी TIO चला है, ए के लिए भी TIO चला है। अगर यहां पर ए की बात की जाती, ए कब कंप्लीट होना था? एट 700। ये देखो ना यहाँ पे, इसका तो ए यहां पर 200 पे कंप्लीट हो गया इसका कंप्यूटेशन टाइम। अगर ए का पूछा होता तो आफ्टर 200 इसको 500 मिली सेकेंड इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, तो ए का कितना, अगर ए के लिए पूछा होता तो ये आंसर कितना आता? 700। अगर बी के लिए पूछा होता, बी आगे कंप्लीट कब होगा? ये अगर इसको कंप्लीट करना हो तो बी का कहां पे कंप्लीट होगा? अभी 150 उसका और पड़ा था, तो 600 से 650 तक बी ने चलना था। तो 650 तक तो ये, और 500 आगे, तो कितना आता बी का? बी के लिए 1150। तो उस हिसाब से आपको जिस भी प्रोसेस का पूछा है आप उसका
आंसर बता सकते। क्लियर? देखो अगर पैरेलल इनपुट आउटपुट नहीं होते फिर तो ये हमें कुछ हम इसका सही से आंसर बता ही नहीं पाते। क्लियर? देखो इसमें ये नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि 100 आइटरेशंस बोली है क्वेश्चन में, तो अभी तो फर्स्ट की ली है, बिल्कुल सही। आफ्टर 700 आपको ये उसने, देखो 700 में तो आपका वो खत्म ही हो जाना था, उसके बाद 650 पे तो बी का खत्म हो गया था, तो सेकंड आइटरेशन स्टार्ट हो जानी थी। क्लियर? देखो पैरेलल, ज्यादातर पैरेलल इनपुट आउटपुट के लिए ही आएंगे, लेकिन अगर दूसरे के लिए आगे तो आपको उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे के लिए इनपुट आउटपुट के लिए पैरेलल नहीं बोला तो पहले एक जो भी प्रोसेस का जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए सिर्फ वही काम कर पाएगा, पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? कैसे भी आ सकता है भाई, इसमें ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए क्रैम नहीं करना आपने, जैसा भी आपको समझ कर आ रहा है वैसा करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास लोएस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम इन एल्गोरिदम में से किसके रहेगा। ठीक है, लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम किस एल्गोरिदम के लिए रहेगा, तो आपने वो कैलकुलेट करना है। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। अब अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का करना हो, कितना आएगा? 0 से 3 तक ए, ठीक है, 3 से 9 तक बी, एंड 9 से 13 तक सी, एंड 13 से 15 तक डी। तो ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए हुआ। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जाओ फर्स्ट। अब नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जाओ फर्स्ट है, तो आपने इसमें क्या करोगे? अगेन 0 से 3 तक ए, ठीक है, एट टाइम यूनिट 3 तो आपका बी ही सिस्टम में था, तो 3 से 9 बी, एट टाइम यूनिट 9 आपके पास सी और डी दो प्रोसेसेस हैं, तो पहले डी जाएगा 9 से 11 तक, देन 11 से 15 तक सी। क्लियर? तो नेक्स्ट है अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम। पहले एट टाइम यूनिट 0 आपके पास ए प्रोसेस था, वही चला, 0 से 1 तो ए चलेगा, एंड देन 0 से 3 भी ए ने ही चलना था, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से 4 तक बी चलेगा, रिमेनिंग टाइम 5। अब एट टाइम यूनिट 4 आपका सी प्रोसेस आया, और 4 से 6 तक
ये आप सी को चलाया आपने, तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 2। और डी आया है टाइम यूनिट 6, उसका भी टाइम क्या है 2। लेकिन अब टाई है तो रिजॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। तो मतलब सी प्रोसेस को ही आगे चलाओगे। 4 से 8 तक कौन सा चलेगा, सी। फिर 8 से 10 तक डी, एंड फ्रॉम 10 to 15, फ्रॉम 10 to 15 आपके पास चलेगा कौन सा प्रोसेस रह गया, बी। क्लियर। एंड लास्ट है आपका राउंड रॉबिन के लिए। तो राउंड रॉबिन के लिए आपके पास इन्होंने टाइम क्वांटम कितना दिया है 2, तो 0 से 2 तक ए चलेगा, ठीक है। फ्रॉम 2 to 4 बी चलेगा, फ्रॉम 4 to 5 ए चलेगा। आप इसको करके देख सकते हो, 4 to 5 ए चलेगा, एंड फ्रॉम 5 to 7 सी चलेगा। ये तो प्रोसीड कर चुका है अपना, टर्मिनेट हो चुका है। फ्रॉम 5 to 7 सी चलेगा, 7 to 9 बी चलेगा, ठीक है। बी का कितना रह गया 2, और सी का भी 2। सो इसके बाद आप इसको और 7 से 9 तक आपके पास बी, और इसके बाद आपने आगे इसको एक्सपेंड करना है। तो आगे की कोई मुझे वैल्यूज बताओ, कोई स्टूडेंट। यस, राउंड रॉबिन के केस में आगे इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। यस एनीबडी। 7 to 9 बी, उसके बाद क्या आएगा, यस इसको सॉल्व करो। इसका जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के केस में ही आपका लोएस्ट आएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसी के केस में आए, कई बार राउंड रॉबिन के केस में भी आ सकता है, तो इसलिए वो जरूरी नहीं है। तो 7 से 9 के बाद बी आया, तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, 9 से 11 डी, ठीक है। डी तो पूरा हो गया। फिर सी का रिमेनिंग था, सी आ गया 11 से 13, देन बी 13 to। तो अब आपने टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कितना होगा, ए के लिए 3, बी के लिए 8, सी के लिए 13 पे एग्जीक्यूट और आया 9, डी के लिए 9, 18 29/4। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए 29/4। और नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इसके लिए 3, then for B it is 8, and for D it is 5, मतलब यहाँ 3, 8, 5, and for C it is 11, 16, 24, 27/4। अब इस केस में कितना होगा 3, और B के केस में ये 1 पे आया और 15 पे गया।
1 पे आया और 15 पे पूरा हुआ तो 14। सी 4 पे आया और 4। डी 6 पे आया और 4, तो कितना हुआ 17, 25/4। अब राउंड रॉबिन के केस में भी टाइम क्वांटम उसका, यहां पर ए के लिए कितनी देर में हुआ ये 5, बी के लिए 11 और सी के लिए 3, डी के लिए 5। सो डेट मीन्स 20। दोबारा से इसको चेक करो, बी के लिए ये कितना आया, बी के लिए सॉरी 14 है ये, 14, 5, 19, 22, 27/4। तो आंसर कितना आया सी। क्लियर। देखो वो जैसे जशन ने बोला है ईशा, वैसे ही है कि आपका वो रेडी क्यू में वो लग गया था, मैंने स्टेप स्किप किए हैं रेडी क्यू के, तो आपने रेडी क्यू इसीलिए इसको बनाकर देख लेना, अगर नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। किसकी वैल्यूज दिखा दूं उसकी, एक मिनट। एक बार इसको आप भी चेक करके देख सकते हो, क्या पता मेरे से गलत निकला हो, मैंने क्योंकि काफी स्टेप्स स्किप कर दिए। ठीक है, यस। वो तो आपको देखो कैलकुलेट करके पता लगेगा भव्या कि आपका राउंड रॉबिन बेटर है या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम बेटर है। ठीक है, वो तो आपको हर बार कैलकुलेट करके पता चलेगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करो इसको। देखो इसको अगर खुद अटेम्प्ट करोगे तो ही फायदा है, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, एमएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अगर खुद आप खुद से सॉल्व करोगे तो ही बेटर है। अब इसमें क्या बोला है, क्या यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम ओनली हैज 2 प्रोसेसेस both of which alternate 10 ms CPU bursts with 90 ms input output bursts. Both the processes were created at nearly the same time. The input output of both processes can proceed in parallel. Which of the following scheduling strategies will result in the least CPU utilization for this system? तो अभी आपको इसको अकेले को हर उसमें करके देखो, तो ही आप इसके फाइनल रिजल्ट में पहुंच पाओगे। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो सभी, कम से कम इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तो जरूर देखो और अटेम्प्ट करो। सोल्यूशन इसका नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, लेकिन तब तक आप अटेम्प्ट करो इसको।
देखो सीपीयू एक टाइम में एक ही चलेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस उतनी देर में दूसरे का चल सकता है। यस, इसने ये पूछा है कि लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन का पूछा है, किस स्ट्रेटेजी में लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी। लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन के ओवरऑल टाइम आपके पास सीपीयू कितने % आइडल रहा। मान लो अगर आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है और उसमें 3 सेकेंड्स आइडल में रहा, तो उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना रहेगा, 70%। 30% तो सीपीयू आइडल रहेगा। हमने एक क्वेश्चन किया तो था सीपीयू यूटिलाइजेशन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है हमने पहले, यहाँ नहीं, यहाँ पर। तो ये आइडल है, अगर इस केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन पूछी जाती तो कितना होती, 89.4। क्लियर। तो वही चीज इसमें आपने देखनी है। सीपीयू यूटिलाइजेशन भी एक आपका पैरामीटर है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को मेजर करने का, तो ये क्वेश्चन उसी को डिनोट करता है। प्रायोरिटीज कोई भी ले लो, इसमें कोई वो नहीं है। आंसर तो राउंड रॉबिन है, मैंने भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने अच्छे से बताना है कि कैसे और क्यों हुई वो। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर करते हैं ओवर अब।